एक इंस्पेक्टर जिसे सजा के तौर पर साइबर सेल में भेज दिया जाता है, मगर मुसीबत ये कि बंदा कीबोर्ड तक ठीक से नहीं दबा पाता। डिजिटल दुनिया के केस देखकर उसका सिर घूम जाता है। मजबूर होकर वो मदद लेता है एक ऐसे एथिकल हैकर की जिसका पुलिस डिपार्टमेंट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। और फिर शुरू होती है इनकी टक्कर एक ऐसे खतरनाक मास्टरमाइंड हैकर से जिसके लिए कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसी बीच किडनैप हो जाता है एक मिनिस्टर का बेटा। पीछे हुई हैकर, मगर उसका मकसद सिर्फ फिरौती है या फिर कोई पुराना बदला? जानने के लिए चलिए सुनाते हैं राजकुमार हिरानी की OTT पर पहली वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो की कहानी। तो कहानी शुरू होती है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार की रात, ठीक 3:35 पर। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ है। तभी बुर्का पहने दो लोग ताला तोड़कर एक ATM बूथ में घुस जाते हैं। घुसते ही सबसे पहले वो CCTV कैमरे पर स्प्रे मारकर उसे धुंधला कर देते हैं ताकि उनका चेहरा कैमरे में कैद ना हो। फिर वो ATM मशीन से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। तो अब वो अपने गैंग के 2 और मेंबर्स को फोन लगाते हैं जो पास की गली में ही एक पिकअप में बैठे थे। फोन आते ही वो पिकअप लेकर बूथ के सामने आ जाते हैं। पिकअप के साथ लोहे की मोटी जंजीर बंधी हुई थी। उन्होंने जंजीर का दूसरा सिरा ATM मशीन से बांध दिया। फिर पिकअप को जोर से टक्का मारा और पैसों समेत पूरी मशीन जड़ से उखड़कर बाहर आ गई। बस फिर तो वो मशीन उठाकर चलते बने। पास ही फुटपाथ पर एक भिखारी सो रहा था। इतनी तेज आवाज में उसकी नींद खुली और ये नजारा देखकर वो एकदम हक्का बक्का रह गया। ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये तो उसकी कल्पना में भी नहीं था। और चोरी भी की तो किसने? बुर्का पहनी औरतों ने। अब बेचारे के होश उड़ेंगे नहीं तो और क्या होगा। खैर, अगले दिन थाने में प्रीतम नाम का एक लड़का अपने दादू को लेकर आता है। इनकी शिकायत यह है कि दादू का टेप रिकॉर्डर चोरी हो गया है और उस टेप रिकॉर्डर में मरहूम दादी की आवाज और गाने रिकॉर्ड थे। शिकायत सुनकर कांस्टेबल जयंत थोड़ा चिढ़कर पूछता है, भला इस टेप रिकॉर्डर की कीमत कितनी है? दादू बताते हैं उन्होंने 1982 में ये टेप रिकॉर्डर खरीदा था, तब इसके 532 रुपए लगे थे। अब तो कांस्टेबल जयंत का पारा चढ़ जाता है। वो कहता है यहाँ 28 लाख रुपए समेत पूरी ATM मशीन चोरी हो गई है और आप आए हैं इस कबाड़ टेप रिकॉर्डर की शिकायत लेकर। अब हम कौन सा ढूंढे, 28 लाख रुपए या आपका वो 500 रुपए का टेप रिकॉर्डर? दादू बड़े आराम से कहते हैं, भाई पुलिस का काम ही तो ढूंढना है, तो दोनों ही ढूंढ देना। जयंत झल्लाकर उन्हें चलता बनने को कहता है। 1000 रुपए का तेल फूंक कर 500 रुपए के टेप रिकॉर्डर की शिकायत करने आए हैं। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहें। जयंत जब उन्हें भगाने लगता है तो प्रीतम दादू को टैक्सी में बिठाकर घर भेज देता है। फिर वो दोबारा थाने में घुसकर जयंत से कहता है, इस टेप रिकॉर्डर में उसकी दादी की आवाज रिकॉर्ड है जिसे उसके दादू रोज सुनते हैं। यही दादी की आखिरी निशानी है। दादू उस आवाज को सुनकर हंसते हैं, रोते हैं, यहाँ तक कि दादी से बातें भी करते हैं। ये उनके लिए सिर्फ 500 रुपए का टेप रिकॉर्डर नहीं है, बल्कि यही उनकी बची खुची जिंदगी का सहारा है। इसलिए इसकी कीमत किसी भी हाल में 28 लाख से कम नहीं। प्रीतम की इतनी बकबक इन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, तो जब जयंत उसे भगाने लगता है तो प्रीतम उसका कंधा पकड़कर खींच लेता है। अब पुलिस वाले तो वैसे भी गर्म मिजाज होते हैं, तो बदन पर हाथ लगाने के जुर्म में प्रीतम को सीधा लॉकअप में ठूस दिया जाता है। काफी देर बाद ऑफिशियल इंचार्ज इंस्पेक्टर पेड्रो थाने आता है। ATM बूथ के मालिक भी आकर बैठे थे। वो अपने गुम हुए पैसों और मशीन के बारे में अपडेट मांग रहे थे, मगर पुलिस अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई थी। इसी बीच इंस्पेक्टर को देखते प्रीतम फिर से चिल्ला चिल्लाकर बुलाना शुरू कर देता है। कभी कहता है घर पर दादू अकेले हैं, कभी कहता दादू की शुगर लो हो जाएगी। बार बार बीच में टोकने पर सब झल्ला जाते हैं। तभी प्रीतम कहता है वो 15 मिनट के अंदर ATM मशीन ढूंढ कर दे सकता है, बस उसे एक कंप्यूटर चाहिए। अब उसकी ये बात सुनकर पेड्रो भी भड़क जाता है। वो लॉकअप में जाकर उसकी गर्दन पकड़कर बाहर निकालता है और थाने के कंप्यूटर पर बिठा देता है। प्रीतम बस इतना पूछता है, चोरी कहाँ हुई और कितने बजे हुई। फिर कुछ मिनट कीबोर्ड खटखटाकर एक पेपर प्रिंट करता और कहता है, इसमें 4 लोगों की डिटेल्स हैं, इन्हीं ने चोरी की है। अब थाने में पेड्रो समेत सारे लोग थोड़े एनालॉग टाइप के हैं। इन्हें डिजिटल दुनिया की कोई चीज ज्यादा पसंद नहीं, किसी तरह बस मोबाइल चलाना सीखा है। तो प्रीतम के इस डिटेक्शन पर इन्हें यकीन ही नहीं होता। प्रीतम रमेश नाम के एक शख्स की फोटो की तरफ इशारा करके कहता है, ATM मशीन चोरी करने के बाद इस वक्त वो रमेश की वेल्डिंग शॉप के अंदर रखी है। आज रमेश ने दुकान भी बंद रखी है और तो और आज उसकी शादी भी है। शायद शादी के पैसे मैनेज करने के लिए ही उसने ये चोरी की है। प्रीतम ने गूगल मैप या सैटेलाइट फुटेज इस्तेमाल करके रमेश की वेल्डिंग शॉप की फोटो तक प्रिंट कर दी थी। प्रीतम की बात की सच्चाई परखने के लिए पुलिस सस्पेक्ट की लोकेशन पर पहुंच जाती है और वेल्डिंग शॉप भी मिल जाती है। ताला तोड़कर अंदर तलाशी लेते ही सबसे पहले उन्हें वो बुर्का मिलता है जो चोरी के लिए पहना गया था। थोड़ा और ढूंढने पर कपड़े में ढकी वो ATM मशीन भी मिल जाती है, मगर अंदर पैसे नहीं थे। पैसे पहले ही निकाल लिए गए थे। प्रीतम ने कहा था आज रमेश की शादी है, तो पुलिस रमेश के घर के सामने जाकर देखती है रमेश बारात लेकर शादी करने जा रहा है। पुलिस को देखते ही सब जिस जिस तरफ मुंह उठा दौड़ लगा देते हैं, मगर पुलिस पीछा करके उन्हें पकड़ लेती है।
रमेश एक औरत का दुपट्टा सिर पर डालकर भीड़ में ही छुपा हुआ था। पेड्रो उसे भी दबोच लेता है और सबको थाने लाकर लॉकअप में डाल देता है। प्रीतम के इस काम से पेड्रो काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो उसकी तारीफ करते हुए पूछता है आखिर उसने इन्हें डिटेक्ट कैसे किया। प्रीतम कहता है घर पर उसके दादू हैं, उसे जल्दी घर जाना है। तो पेड्रो खुद ही जीप में प्रीतम को घर छोड़ने चल पड़ता है। रास्ते में वो फिर पूछता है प्रीतम ने इन्हें पहचाना कैसे। प्रीतम बताता है एटीएम मशीन एक दो लोगों की बस की बात नहीं, कम से कम 3-4 लोग इसमें जरूर शामिल होंगे, और जब इतने लोग हैं तो वो आपस में फोन पर बात जरूर करेंगे। तो उसने चोरी के वक्त चोरी वाले इलाके में कितनी कॉल्स हुई वो टावर हैक करके पता कर लिया। उस वक्त कुल 25 फोन कॉल हुई थी, इनमें से एक ही इलाके में सिर्फ एक कॉल हुई थी। उसी कॉल के जरिए उसने इनकी डिटेल्स निकाली और इनकी मौजूदा लोकेशन भी ट्रेस कर ली। फिर इनके नाम से सोशल मीडिया पर सर्च करके पता चला कि इन 4 दोस्तों में से एक की आज शादी है। बस यहीं से वो श्योर हो गया है कि इन्होंने शादी के लिए ही चोरी की है। प्रीतम की इतनी स्मार्टनेस देखकर पेड्रो पूछता है वो करता क्या है। प्रीतम थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है वो वैक्यूम क्लीनर का इंजीनियर है, पहले किसी आईटी फर्म में नौकरी करता था, अब छोड़ दी है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बताता। घर के सामने उतरते वक्त वो पेड्रो से रिक्वेस्ट करता है उसके दादू का टेप रिकॉर्डर ढूंढ दे। पेड्रो भी वादा करता है अब जल्दी ढूंढ देगा। प्रीतम को उतारकर पेड्रो गाड़ी घुमाता ही है कि उसके पास डीआईजी का फोन आता है। क्रीड़ा मंत्री के घर डकैती हो गई है। पेड्रो फौरन वहां पहुंचे। पेड्रो वहां पहुंचकर मंत्री के पीए से पता लगाता है कि मंत्री की बीवी का मोबाइल चोरी हुआ है। इनका अंदाजा है चोर बेडरूम की खिड़की से घुसकर चोरी करके भागा है। घर से फोन के अलावा और कुछ भी गायब नहीं था। तो पेड्रो कहता है अगर चोर का मकसद सिर्फ मोबाइल चुराना होता तो वो किसी टूरिस्ट का मोबाइल चुरा के भाग जाता। ऐसी क्या मजबूरी आपने कि वो मंत्री के घर चोरी करने आए जहां हर तरफ सीसीटीवी कैमरे और गार्ड्स भरे पड़े हैं। तो पेड्रो पीए से कहता है शायद फोन घर में ही कहीं गिर गया हो। तभी वहां खेलते खेलते मंत्री का छोटा बेटा विनी आता है। विनी के हाथ पर जलने का दाग देखकर पेड्रो को शक होता है। ये लड़का काफी चालाक है। वो पूछता है विनी तुम्हें मोबाइल पसंद है। सवाल सुनते ही विनी डरकर अंदर भाग जाता है। तब पेड्रो पीए से कहता है फोन इसी बच्चे के पास है, अगर उसे कुछ मिनट इस बच्चे से पूछताछ करने दिया जाए तो वो मोबाइल निकलवा देगा। पीए ये बात मंत्री को बताता है तो वो काफी भड़क जाता है। पति पत्नी दोनों पेड्रो के सामने आकर कहते हैं इसे शर्म नहीं आती, इतने छोटे बच्चे पर इल्जाम लगा रहा है। पेड्रो झमेला टालने के लिए और कुछ नहीं कहता। वो बस मोबाइल का मॉडल और कलर पूछकर निकल जाता है। फिर एक दुकान से सेम मॉडल और कलर का मोबाइल खरीद लेता है। इसके बाद लॉकअप से रमेश को निकाल कर कहता है कि उसे मोबाइल चोरी का इल्जाम अपने सिर लेना होगा। वैसे भी रमेश की 2 चोरियों में कुछ साल की जेल तो हो ही जाएगी। तो रमेश कहता है अगर जेल में रहते हुए उसे सिगरेट और मीट सप्लाई किया जाए तो वो मोबाइल चोरी का इल्जाम अपने ऊपर ले लेगा। अब पेड्रो रमेश को चोर और नए मोबाइल को चोरी हुआ मोबाइल बनाकर ले जाता है। पुराने मोबाइल को फ्लैश मारते ही वो नए जैसा हो जाता है। तो पेड्रो को लगा मंत्री या उसकी बीवी कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, मगर वहां जाके देखता है मंत्री तो पहले ही विनी के कमरे से असली मोबाइल ढूंढ चुका है। पेड्रो की चालाकी पकड़ी जाने पर मंत्री बहुत भड़क जाता है क्योंकि उसने ईमानदारी से ड्यूटी नहीं की। इसी जुर्म में पेड्रो को साइबर सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। साइबर सेल को तो ये लोग किसी नर्क से कम नहीं समझते थे क्योंकि इन्हें कंप्यूटर का क ख ग तक नहीं आता था। पहले ही दिन ड्यूटी पर पहुंचकर पेड्रो को बड़ी बेचैनी हो रही थी। वो कंप्यूटर ऑन तक नहीं कर पा रहा था। एक स्टाफ उसे पासवर्ड समेत बताता है कि कंप्यूटर कैसे ऑन करना है। वो किसी तरह कंप्यूटर ऑन कर तो लेता है, मगर उसके बाद एक और मुसीबत आ खड़ी होती है। एक आदमी आके शिकायत करता है कल उसके रेस्टोरेंट के सर्वर पर अटैक हुआ है और सारी फाइलें डिलीट कर दी गई हैं। पेड्रो को तो टेक्नोलॉजी की कोई समझ ही नहीं थी, तो वो आदमी की बात समझ ही नहीं पा रहा था, इसलिए उल्टा पूछ बैठता है कोई जख्मी हुआ क्या, सीसीटीवी में कोई दिखा क्या। आदमी थोड़ा हैरान होकर कहता है उसके सर्वर के क्लाउड स्टोरेज पर अटैक हुआ था, वहां किसी के जिस्मानी तौर पर दिखने का सवाल ही नहीं है। हैकिंग करके उसकी सारी फाइलें डिलीट कर दी गई हैं। पेड्रो अब और कंफ्यूज हो जाता है। वो गुस्से में कहता है आप मजाक कर रहे हैं क्या? क्लाउड क्या होता है? क्लाउड का मतलब तो बादल। आपकी फाइलें बादलों में उड़ रही हैं, इसका क्या मतलब? आदमी पेड्रो की इस मूर्खता पर भड़क जाता है और पेड्रो को 2-4 खरी खोटी सुना देता है। इतने सारे स्टाफ के बीच बेइज्जत होकर पेड्रो को बहुत बुरा लगता है। वो डीआईजी के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है उसे दोबारा क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया जाए। उसने जिंदगी भर पिस्तौल चलाई है, माउस उसके हाथ में शोभा नहीं देता। डीआईजी कहता है क्रीड़ा मंत्री बहुत भड़का हुआ है, जब तक उसका मिजाज ठंडा नहीं होता कुछ नहीं हो सकता। फिर भी डीआईजी उसे एक मौका देता है। अगर पेड्रो 2-3 केस सॉल्व कर दे तो डीआईजी खुद मंत्री से रिक्वेस्ट करके पेड्रो को क्राइम ब्रांच में वापस लाने का इंतजाम करेगा। ये सुनकर पेड्रो को उम्मीद की एक किरण दिखती है। वो मनी मन सोचता है साइबर डिपार्टमेंट का उसे कुछ समझ ना आए तो क्या हुआ, जरूरत पड़ी तो वो प्रीतम की मदद लेगा। वो सीधा प्रीतम के पास जाकर उसका दिल बहलाने को कहता है। उसके दादू का टेप रिकॉर्डर ढूंढने के लिए 3 कांस्टेबल दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रीतम खुश हो जाता है। तो पेड्रो कहता है जैसे उस दिन प्रीतम ने केस सॉल्व करके दिया था वैसे ही 3 और केस सॉल्व करने होंगे। प्रीतम इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहता, तो पेड्रो उसे धमकी देता है
वो कभी भी उसके दादू का टेप रिकॉर्डर ढूंढकर नहीं देगा। ये सुनकर मजबूर होकर प्रीतम मान जाता है। पेड्रो बड़ी खुशी खुशी घर लौटता है। बगल के कमरे में उसकी बीवी स्टेसी बर्थडे के लिए कमरा सजा रही थी, मगर उस कमरे में जाने से पहले ही पेड्रो के पास एक न्यूज एंकर का फोन आता है और बताती है किसी ने उसे मेल भेजा है। आज रात ठीक 11:59 पर मैं अपनी बीवी और उसके आशिक को गोली मारकर कत्ल कर दूंगा। मैं इन्हें किसी भी हाल में साथ में नया साल नहीं मनाने दूंगा। इन्हें मारने के बाद मैं खुद भी सुसाइड कर लूंगा। मरने से पहले मैं रिसेप्शन पर एक लेटर छोड़ जाऊंगा, उससे आप कल न्यूज में पढ़कर सुनाइएगा। इससे सबको पता चलेगा कि मैं बुरा इंसान नहीं था। नए साल में सिर्फ 5 घंटे बाकी हैं। इसी के अंदर उस आदमी को रोकना है। मगर पेड्रो को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, तो वो मदद के लिए प्रीतम को फोन करता है। प्रीतम माजरा सुनकर पहले तो आना नहीं चाहता। तब पेड्रो बताता है वो आदमी सिर्फ कत्ल ही नहीं बल्कि खुद भी सुसाइड करेगा। सुसाइड की बात सुनते ही प्रीतम का कोई पुराना ट्रॉमा जाग उठता है और वो हामी भर देता है। इधर न्यूज एंकर को जिस आदमी ने मेल भेजा था वो घर से गन लेकर तैयार होकर माँ और बेटे से विदा लेकर कत्ल के इरादे से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ प्रीतम आकर लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। वो न्यूज एंकर अना की मेल पर एक ट्रैकर कोड वाला मेल भेजता है और इस मेल को उस आदमी के मेल पर फॉरवर्ड करने को कहता है, ताकि आदमी जैसे ही मेल ओपन करे ट्रैकर कोड की मदद से उन्हें उसकी लोकेशन और बाकी डिटेल्स पता चल जाएं। अना प्रीतम के कहे मुताबिक मेल फॉरवर्ड कर देती है और आदमी को शक न हो इसलिए मिलने की ख्वाहिश जताते हुए एक मैसेज भी लिख भेजती है। आदमी उस वक्त सुसाइड लेटर लिखने में मशगूल था। तब तक प्रीतम बाकी डिटेल्स खंगाल कर आदमी के बारे में जानने की कोशिश करता है। जैसे आदमी की मेल आईडी है कार्लोस लोबो 1980, यानी साफ है आदमी का नाम कार्लोस लोबो है और वो 1980 में पैदा हुआ है। इसके अलावा उसने अना को भेजे मेल में लिखा है वो अपनी बीवी और बीवी के आशिक को गोली मारकर मारेगा, यानी वो गन चला सकता है। मतलब पेशे से वो या तो पुलिस है या फिर गैंगस्टर। फिर मेल की आखिरी लाइन में उसने लिखा है मौत से पहले वो एक सुसाइड लेटर लिखकर अना के लिए रिसेप्शन पर छोड़ जाएगा ताकि पब्लिक को पता चले वो बेकसूर था। यानी आदमी अपनी रेपुटेशन को लेकर भी काफी फिक्रमंद है। ऐसे में उसके गैंगस्टर होने का कोई चांस नहीं, वो जरूर कोई पुलिस वाला है। और उसके रिसेप्शन पर सुसाइड लेटर छोड़ने की बात, रिसेप्शन आमतौर पर होटलों में ही ज्यादा होता है। मतलब मान लो आदमी की बीवी और उसका आशिक किसी होटल में है, वो उस होटल जाकर चिट्ठी रिसेप्शन पर रखेगा, फिर कमरे में जाकर इन्हें मारने के बाद खुद सुसाइड करेगा। इसी बीच कार्लोस अना का मेल ओपन कर लेता है। इससे उसके मोबाइल की सारी डिटेल्स प्रीतम को मिल जाती हैं। कार्लोस की प्रोफाइल खंगाल कर प्रीतम को पता चलता है वो पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर है। इसके अलावा प्रीतम कार्लोस की बीवी और उसके आशिक का नाम भी निकाल लेता है। बीवी रेने के आशिक नितिन मेनन का नाम सर्च करके पुलिस को पता चलता है होटल सांता कातारीना में उसके नाम से कमरा बुक है। तो अब पेड्रो प्रीतम को लेकर उस होटल के लिए निकल पड़ता है। उन्हें पहुंचने में अभी 7 मिनट की देरी है, तो वो होटल की रिसेप्शनिस्ट को फोन करते हैं, मगर फोन उठाकर रिसेप्शनिस्ट कुछ सुन पाती उससे पहले ही कार्लोस वहां पहुंच जाता है। वो रिसेप्शन पर लेटर अना के नाम रख देता है और जान लेता है उसकी बीवी और नितिन किस नंबर कमरे में है। फिर वो लॉबी से आगे बढ़ता है। तब तक पेड्रो और प्रीतम भी होटल पहुंच जाते हैं। पेड्रो दौड़कर उसे देखते ही रुकने को कहता है, मगर कार्लोस एक ब्लैंक फायर करके पेड्रो को पास न आने की चेतावनी देता है। फिर भी पेड्रो हार नहीं मानता। वो कार्लोस को भला बुरा समझाने की कोशिश करता है। पेड्रो चूंकि खुद भी पुलिस वाला है तो वो समझाता है कि पुलिस की नौकरी संभालते हुए फैमिली को संभालना कितना मुश्किल होता है। ये सब सुनकर कार्लोस बहुत इमोशनल हो जाता है, यहाँ तक कि रो भी पड़ता है। फिर भी खुद को सख्त करके वो कमरे के अंदर घुस जाता है और बीवी की तरफ गन पॉइंट कर देता है। तभी पीछे से पेड्रो कार्लोस को उसके बेटे के बारे में सोचने को कहता है। आज अगर कार्लोस कत्ल करता है तो उसका बेटा हर साल एक बद्दुआ के साथ नया साल मनाएगा कि उसका बाप एक कातिल है। ये सुनकर कार्लोस गोली नहीं चला पाता। वो बीवी से कहता है तू अपने आशिक के साथ रहे, मैं अपने बेटे के साथ रहूंगा। इतना कहकर कार्लोस कत्ल का इरादा छोड़कर बाहर निकल जाता है। दोनों की जोड़ी ने पहला केस सॉल्व किया और पेड्रो प्रीतम को लेकर घर आता है। प्रीतम शराब नहीं पीता था तो वो दूध का ग्लास लेकर बैठता है और पेड्रो शराब का ग्लास। इसी वक्त पेड्रो की बीवी स्टेसी बाहर आकर झमेला शुरू कर देती है क्योंकि पेड्रो बेटे के बर्थडे पर मौजूद नहीं था। वो कहती है पेड्रो को सिर्फ ड्यूटी की समझ है, बेटे से तो रत्ती भर भी प्यार नहीं। अब पेड्रो भी भड़क जाता है और कहता है उनका बेटा तो अब है ही नहीं, मरे हुए बेटे का ये लोग कैसा बर्थडे मनाएंगे। पेड्रो बेटे के उस असहनीय गम को भुलाकर रहना चाहता है, जबकि स्टेसी अब भी उसी याद को टटोल कर जी रही है। दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। स्टेसी बेटे की मौत के लिए पेड्रो को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी क्योंकि बेटे को यकीन था कि पेड्रो उसे बैटमैन की तरह बचा लेगा, मगर पेड्रो बेटे को नहीं बचा पाया। स्टेसी और भी ताना मारकर कहती है वो एक बहुत बड़ी गायिका बन सकती थी, उसने सिर्फ पेड्रो के लिए अपना करियर कुर्बान कर दिया था, जबकि पेड्रो उसे भी वक्त नहीं देता। झगड़े के एक मोड़ पर स्टेसी गुस्से में घर से निकल जाती है।
पेड्रो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, मगर ईगो के चक्कर में बीवी से कोई राब्ता नहीं करता। कुछ दिन बाद पेड्रो प्रीतम को बुलाकर कहता है उसके दादू का टेप रिकॉर्डर मिल गया है। प्रीतम थाने जाकर टेप रिकॉर्डर देखकर बहुत खुश होता है, मगर अफसोस अंदर कैसेट नहीं था। इससे वो काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि उन्हें तो दादी की आवाज रिकॉर्ड वाला वही कैसेट चाहिए था। सिर्फ टेप रिकॉर्डर से भला क्या होगा। प्रीतम कांस्टेबल्स को हुक्म देता है जैसे भी हो कैसेट भी बरामद करना है। कांस्टेबल जयंत काफी झल्ला जाता है, क्योंकि इतने बड़े शहर में वो कैसेट कहाँ ढूंढेगा। खैर इसी वक्त टीवी पर उन्हें न्यूज में पता चलता है क्रीड़ा मंत्री का बेटा किडनैप हो गया है। न्यूज देखकर पेड्रो कहता है मंत्री के घर के फोन चोरी के चक्कर में ही उसका ट्रांसफर हुआ था, तो अगर वो मंत्री के बेटे को ढूंढ दे तो मंत्री जरूर खुश होकर उसे दोबारा क्राइम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देगा। इधर मंत्री के घर डीआईजी से लेकर बहुत सारे लोग आकर जमा हो जाते हैं। अजीब बात यह है कि मंत्री का बेटा विनी स्कूल से घर के अंदर घुसा, सीसीटीवी में वो फुटेज है, मगर घर से बाहर निकलने का कोई फुटेज नहीं है। तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर विनी के साथ हुआ क्या। एक मोड़ पर मंत्री के पास किडनैपर का फोन आता है और 5 करोड़ रुपए फिरौती की मांग करता है। कल तक कैश तैयार न किया तो विनी को मारकर पार्सल कर देने की धमकी देता है। चूंकि किडनैपर का फोन आया है तो साइबर टीम को बुलाया जाता है। साइबर टीम की तरफ से पेड्रो और एसआई शेरलिन आते हैं। पेड्रो को देखते ही मंत्री भड़क जाता है और पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है। डीआईजी उसे भरोसा दिलाता है पेड्रो अच्छा ऑफिसर है, वो सब संभाल लेगा। तो पेड्रो रौब झाड़ते हुए शेरलिन को ट्रैकिंग ऐप निकालकर किडनैपर का फोन नंबर सर्च करने को कहता है। सर्च करने पर बॉबी सेक्वेरा नाम निकलता है, मगर दिक्कत ये कि इस नाम के कम से कम 7 लोग हैं। तो पेड्रो गोवा शहर में इस नाम के कितने लोग हैं ये देखने को कहता है। अब सिर्फ एक ही की डिटेल निकलती है, जो एक बाइक रेंटल शॉप का मालिक है, तो शक उसी की तरफ जाता है। पेड्रो उस पते पर फोर्स भेज देता है, मगर जाकर देखते हैं बॉबी सेक्वेरा तो पहले ही मर चुका है। उसकी लाश कॉफिन में लेटी है और थोड़ी देर बाद उसका फ्यूनरल है। पूछताछ करने पर पता चलता है बॉबी सेक्वेरा एक औरत थी। करीब 2 महीने कोमा में रहने के बाद 102 साल की उम्र में वो आज गुजर गई है। ये सुनकर तो सब श्योर हो जाते हैं, इसके बस की तो किसी को किडनैप करना है ही नहीं। कांस्टेबल जयंत फोन करके बताता है बॉबी की आईडी कार्ड मिसयूज करके अपराधियों ने सिम कार्ड खरीदा है, इसीलिए इन्हें ट्रेस नहीं किया जा सका। अब तो मंत्री पेड्रो पर बहुत भड़क जाता है। ऐप से किसी भी सिम की डिटेल तो कोई भी निकाल सकता है, इस काम के लिए पेड्रो जैसे पुलिस वाले की क्या जरूरत। मंत्री आईजी को सुनाकर कहता है ये पेड्रो नाम का आदमी बदमाश है, ये शायद किसी और के बच्चे को लाकर कहेगा ये आपका बेटा है, लो गोद में लो, इसलिए इस पर मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं। इतना कहकर मंत्री पेड्रो को बेइज्जत करके भगा देता है। मगर जाने से पहले पेड्रो कुछ देर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। वो कहता है पुलिस अपना काम बखूबी समझती है, बस मंत्री जैसे लोग पुलिस को ठीक से काम करने नहीं देते। पिछली बार अगर उसे 2 मिनट विनी से बात करने दी जाती तो वो मंत्री की बीवी का मोबाइल ढूंढ देता। मंत्री ने उस बार ये मौका नहीं दिया, इसीलिए उसे दूसरे तरीके से काम करना पड़ा। पेड्रो चैलेंज करता है कि अगर इस बार उसे अपने तरीके से काम करने दिया जाए तो वो विनी को ढूंढ कर ही दम लेगा। इतना कहकर वो बाहर निकल जाता है और प्रीतम को फोन करता है। वो गाड़ी में चढ़ता ही है कि पीए आकर कहता है मंत्री साहब ने उससे माफी मांगी है और उसे अपने तरीके से काम करने की इजाजत भी दे दी है। पेड्रो प्रीतम को लेकर आता है तो उसे देखकर पीए थोड़ा भड़क जाता है और कहता है कि ये आदमी तो वैक्यूम क्लीनर का सेल्समैन है, ये केस में क्या मदद करेगा। मगर वो पीए की बात को तवज्जो नहीं देते, क्योंकि इसी वक्त पीए के मोबाइल पर किडनैपर का फोन आता है तो सबका फोकस उधर घूम जाता है। पेड्रो फोन रिसीव करता है और प्रीतम कॉल ट्रैक करने बैठ जाता है। फोन ट्रैक हो जाने पर प्रीतम डिस्प्ले पर एक जगह के मैप में कुछ डॉट डॉट दिखाकर कहता है यही किडनैपर की मौजूदा लोकेशन है। प्रीतम को शक था किडनैपर 2 फोन इस्तेमाल करता है, एक बर्नर फोन जिससे फिरौती की कॉल करता है और थोड़ी देर इस्तेमाल करके फोन फेंक देता है, दूसरा उसका पर्सनल फोन। बर्नर फोन की लोकेशन तो वो यूं ही किसी भी वक्त ट्रैक कर सकता था। प्रीतम इतनी देर से कोशिश कर रहा था कि किडनैपर के पर्सनल फोन को ट्रैक किया जा सके। किडनैपर चालाकी से घर से काफी दूर जाकर फोन करता है, मगर प्रीतम ने आखिरी 2 फोन कॉल से निकाल लिया कि किडनैपर का मोबाइल पास के टावर से कब कितनी दूरी पर था। उस रेंज के साथ उसने उस टावर के अंदर आने वाले बाकी सारे सिम कार्ड्स की रेंज भी चेक की। इससे उसे दिखा सिर्फ एक सिम कार्ड ही बर्नर फोन की रेंज के साथ मैच कर रहा था। बस यहीं से प्रीतम समझ गया वही किडनैपर के पर्सनल मोबाइल का सिम कार्ड है। अब उस सिम कार्ड के नंबर से प्रीतम और भी बहुत सी डिटेल्स निकाल सकता है। वो बाकी डिटेल्स निकालता रहता है और इधर पेड्रो जयंत की लीडिंग में एक फोर्स किडनैपर की लोकेशन पर भेज देता है। किडनैपर की लोकेशन अब नदी के किनारे रुकी हुई थी। पुलिस चारों तरफ से घर घेर लेती है। जयंत पेड्रो को कंफर्मेशन देता है किडनैपर घर के अंदर ही है। जयंत ने आसपास पता किया है, 4:30 बजे उसे अपने रेस्टोरेंट के लिए दूध लेने जाना है। पेड्रो हुक्म देता है वो दूध लेने बाहर निकलते ही सब अंदर घुसे और विनी को रेस्क्यू कर लें। पेड्रो काफी खुश था, ये ओपन एंड शट केस जैसा ही आसान है, मगर प्रीतम उसे ज्यादा खुश होने से मना करता है, क्योंकि उसने फोन डिटेल्स खंगाल कर पता किया है इस गेम में एक और प्लेयर भी शामिल है
और वो है खुद मंत्री की बीवी श्रद्धा। प्रीतम पेड्रो को ये बात पर्सनली बताता है। पेड्रो काफी भड़क जाता है और प्रीतम को साइड में बुलाकर कहता है, देख भाई, मुझे और मार मत खिलवा। ये बात कहने गया तो मंत्री बनना मुझे साबुत नहीं छोड़ेगा। प्रीतम अपने साइबर सेंस से पेड्रो को यकीन दिलाता है किसी भी तरह श्रद्धा भी इसमें शामिल है। उसने खुद श्योर होने के लिए श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया है। श्रद्धा पहले दिन में कम से कम 50 स्टेटस और फोटो अपलोड करती थी, इनमें ज्यादातर फोटोज के बेटे के साथ। मगर पिछले 9 दिन से उसने स्टेटस डालना बंद कर दिया है। बेटा तो किडनैप हुआ है 2 दिन पहले, तो उसने 9 दिन पहले से मातम मनाना शुरू क्यों कर दिया? मामले में और श्योर होने के लिए प्रीतम श्रद्धा के एलेक्सा वर्चुअल असिस्टेंट का पासवर्ड हैक कर लेता है। क्योंकि ये बड़े लोग हैं, बटन दबाने में तकलीफ होती है, तो एलेक्सा को आवाज से कमांड देकर सारे काम करते हैं। हालांकि प्रीतम पासवर्ड क्रैक नहीं कर पा रहा था। दुनिया के जितने भी पेचीदा पासवर्ड हैं, किसी से काम नहीं बन रहा था। तब पेड्रो उसे 1 2 3 4 5 पासवर्ड ट्राई करने को कहता है। प्रीतम ये पासवर्ड डालते ही एलेक्सा का ऐप खुल जाता है। प्रीतम और श्रद्धा के सारे कमांड सुनना शुरू करता है। इनमें एक कमांड में उसने लेडीज हैट और फेस मास्क ऑर्डर किया है। ये देखकर उनका शक और बढ़ जाता है। एक और कमांड से उन्हें पता चलता है श्रद्धा ने एलेक्सा पर सर्च किया था इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन से आगोंदा शैक रिजॉर्ट जाने के लिए कौन सी बस पकड़नी होगी। अब तो उन्हें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि एक मंत्री की बीवी भला बस में क्यों चढ़ेगी। इस बारे में जानने के लिए वो श्रद्धा की गाड़ी के ड्राइवर के पास जाते हैं और पूछताछ करते हैं। ड्राइवर कुछ बताना नहीं चाहता तो पेड्रो उसे 2-4 थप्पड़ मार दे ही वो कबूल कर लेता है मैडम को उसने शॉपिंग मॉल छोड़ा था। मगर ये जवाब तो उन्हें उम्मीद नहीं था। तो प्रीतम ड्राइवर के मोबाइल से उसका मूवमेंट लोकेशन ट्रैक करता है, मगर पता चलता है ड्राइवर सच बोल रहा है। इससे वो अंदाजा लगाते हैं किसी को कुछ बताए बिना श्रद्धा उस दिन शॉपिंग मॉल उतरी थी। फिर मॉल के पीछे के रास्ते से वो बाहर निकल गई और बस से रिजॉर्ट चली गई। अपने शक को साबित करने के लिए वो अब रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं। रिजॉर्ट की सीसीटीवी फुटेज चेक करके उन्हें श्रद्धा दिखती है। उसके साथ एक मर्द भी था। दोनों एक कमरे में घुसते हैं और यही आदमी असल में विनीहा किडनैपर है जो बार बार मंत्री को फोन कर रहा था। तो अब तो उन्हें श्रद्धा की कहानी भी पता चल गई। रिजॉर्ट से किडनैपर की लोकेशन काफी पास ही थी, तो ट्रॉलर से दोनों वहां पहुंच जाते हैं। तब तक 4:30 बज जाने से किडनैपर दूध लेने निकल रहा था। पेड्रो जयंत को किडनैपर का पीछा करने को कहता है और खुद खिड़की से घर के अंदर घुसता है। मगर घर में कहीं भी विनी नहीं था, मतलब उसे यहाँ नहीं रखा गया। विनी ना मिलने पर भी उसे कुछ फोटो मिल जाती हैं, जिनमें मंत्री की बीवी श्रद्धा उस आदमी के साथ अंतरंग हालत में दिख रही थी। पेड्रो फौरन उन फोटो की तस्वीर मोबाइल में उतार लेता है। तब तक वो आदमी लौट आया था, तो पेड्रो खिड़की से बाहर कूदकर भाग निकलता है। इसके बाद पेड्रो श्रद्धा के पास आकर पूछता है उसने अपने ही बेटे को किडनैप क्यों करवाया। श्रद्धा पहले तो अनजान बनने का नाटक करती है, तो पेड्रो उसे फोटो दिखाता है। तब श्रद्धा कबूल करती है इस लड़के के साथ उसका कॉलेज में रिलेशन था। फिर लड़का जेल चला गया और श्रद्धा ने मंत्री से शादी कर ली। जेल से निकलकर लड़के ने उस पर रिजॉर्ट में आने का दबाव डालना शुरू किया। मजबूर होकर वो रिजॉर्ट गई तो लड़के ने उससे 5 करोड़ रुपए मांगे। श्रद्धा बताती है उसके पास इतने पैसे देने की हैसियत नहीं, क्योंकि मंत्री होने के बावजूद उसका पति कोई नाजायज कमाई नहीं करता। श्रद्धा पैसे देने से मना करती है तो लड़का विनी के किडनैप का नाटक करने की बात कहता है। इससे 5 करोड़ रुपए हड़प कर वो विनी को छोड़ देगा। श्रद्धा जब ये पागलपन मानने से इनकार करती है तो लड़का ये फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। श्रद्धा को भी डर था अगर फोटो लीक हो गई तो अपोजिशन पार्टी इसी को इशू बनाकर मंत्री का करियर खत्म कर देगी, इसलिए वो सब जानकर भी मजबूर होकर चुप है। इसके अलावा लड़के ने उसे एक और बात भी बताई थी, उसकी मदद कोई जीनियस हैकर कर रहा है, वो साइबर सेक्टर संभाल लेगा ताकि वो पकड़ा ना जाए। पेड्रो जानना चाहता है श्रद्धा उस जीनियस हैकर के बारे में जानती है क्या। वैसे उस हैकर का नाम है मार्टिन। मार्टिन इस वक्त एक होटल में बैठा था और तानेजा नाम के एक बिजनेसमैन का इंतजार कर रहा था। मार्टिन ने लैपटॉप में तानेजा का यूजर नेम डालकर मेल के फॉरगॉट पासवर्ड पर कर्सर रखकर बैठा था। तानेजा आकर गाड़ी से उतरता ही है कि वो फॉरगॉट पासवर्ड प्रेस कर देता है और फोन पर बात करते करते ऐसे भागता है जैसे कोई बहुत अर्जेंट कॉल पर हो। तानेजा के सामने जाकर वो ड्रामा करता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। वो तानेजा से रिक्वेस्ट करता है मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, फौरन डॉक्टर बुलाना है, मेरे मोबाइल की बैटरी डेड है, आपका फोन जरा देंगे प्लीज। मुसीबत में देखकर जैसे ही मार्टिन को मोबाइल देता है, मार्टिन मोबाइल से ओटीपी कोड देख लेता है। तानेजा के जाने के बाद वो ओटीपी डालकर पासवर्ड चेंज कर लेता है। हालांकि मार्टिन को मेल आईडी हैक का ये काम किसी और ने दिया था। मार्टिन उससे मेहनताने के पैसे भेजने को कहता है, फिर वो तानेजा का पासवर्ड दे देगा। तो मार्टिन ऐसा ही जीनियस हैकर है। खैर, मार्टिन इसके बाद एक कैफे में जाकर बैठता है और श्रद्धा के एक्स को फोन करके कहता है पुलिस ने उसे पहचान लिया है। उसका फोन टैप करके कल से पुलिस ने उसका घर घेर रखा है।
मार्टिन के हाव भाव से लग रहा था उसने जानबूझकर सिक्योरिटी लूज रखी थी ताकि वो लड़का पकड़ा जाए। मार्टिन उसे बिल्कुल क्लियरली टाइम समेत बता देता है कल कितने बजे पेड्रो उसके घर में घुसा था, कांस्टेबल जयंत कितनी देर और कितनी दूर तक उसे फॉलो कर रहा था। बात खत्म करते ही मार्टिन देखता है उसके पीछे से कांस्टेबल जयंत उठकर आ रहा है। मार्टिन तो डर के मारे सहम गया कि कहीं वो भी पकड़ा न जाए, मगर जयंत सीधा रिसेप्शन चला जाता है। वो दरअसल एक पार्सल लेने आया था। पार्सल लेते वक्त उसे रिसेप्शन के पीछे डिस्प्ले सेक्शन में एक कैसेट दिखता है तो वो उसे उठा लेता है। उसे अंदाजा होता है यही प्रीतम के दादू के टेप रिकॉर्डर का कैसेट है। वो पेड्रो को फोन करके बताता है तो पेड्रो प्रीतम को लेकर कैफे पहुंच जाता है। कैसेट देखकर प्रीतम भी खुशी से उछल पड़ता है। जयंत सबको ऐलान करके कहता है ये प्रीतम की दादी की आवाज में रिकॉर्ड किया गाना है। इतना कहकर वो कैसेट प्ले करता है, मगर देखते हैं कोई मॉडर्न माना बज रहा है, यानी इसमें प्रीतम की दादी का रिकॉर्ड किया गाना है ही नहीं। प्रीतम अब बुरी तरह मायूस हो जाता है। मार्टिन वैसे तब तक वहां से खिसक चुका था तो उससे कोई आमना सामना नहीं होता। लौटकर वो दोबारा विनी की मिसिंग केस पर ध्यान देते हैं। प्रीतम घर की वाईफाई यूजेज हिस्ट्री चेक करके देखता है सबसे ज्यादा वाईफाई इस्तेमाल हुआ है विनी के कमरे में। इसके अलावा उन्हें घर के एक नौकर से पता चलता है विनी मोबाइल पर कोई टिकटिकी गेम खेलता था। मोबाइल लेकर घर के हर कोने कोने में घूमता रहता और मोबाइल की डिस्प्ले पर टिकटिकी मारता। तो प्रीतम और पेड्रो अंदर आकर मंत्री और उसकी बीवी से पूछते हैं विनी क्लासरूम में सोता है, क्या विनी के स्कूल से कभी ऐसी शिकायत आई है? क्योंकि विनी रात रात भर जागकर गेम खेलता था तो स्कूल में उसका सो जाना लाजमी है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि गेम खेलने या स्कूल में सो जाने का इस केस से क्या कनेक्शन। प्रीतम समझाकर बताता है विनी शायद किसी साइबर क्रिमिनल के हाथों किडनैप हुआ है। उस क्रिमिनल ने टिकटिकी गेम के जरिए विनी से इस घर का चप्पा चप्पा घुमवा लिया है और इसी तरह उसने घर के पूरे लेआउट का एक्सेस ले लिया है। शायद किडनैपर के पास घर के सारे कैमरों का एक्सेस है, इसीलिए उसने विनी को कैमरे में कैद हुए बगैर बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया। प्रीतम विनी का लैपटॉप देखना चाहता है तो श्रद्धा उसे अंदर ले जाती है, मगर लैपटॉप पर पासवर्ड था तो प्रीतम खोल नहीं पा रहा था। इसलिए वो स्कूल में विनी के बेस्ट फ्रेंड से पता करने को कहता है। पेड्रो लिस्ट शॉर्ट करने को कहता है। क्लास में जो बच्चा विनी के साथ सोता था वो शायद विनी के लैपटॉप का पासवर्ड जानता होगा, क्योंकि वो भी विनी के साथ रात जागकर गेम खेलता था। वो ढूंढकर वैसे ही एक बच्चे को ले आते हैं। ये बच्चा भी विनी जैसा ही बदमाश निकलता है। ढेर सारा खाना गिर देने के बाद भी वो कुछ नहीं बताता। वो तो मुंह बस खाने के लिए खोल रहा था। यहाँ तक कि मंत्री को वो मिडिल फिंगर भी दिखा देता है। तब पेड्रो गुस्सा दिखाकर कहता है जरा देखूं तो बच्चे की फिंगर कितनी बड़ी है, अभी खतना करवा देता हूँ। ये सुनकर डर के मारे बच्चा विनी का पासवर्ड बता देता है। प्रीतम लैपटॉप ओपन करके देखता है विनी इतने दिन से ब्लू व्हेल गेम खेल रहा था। विनी के माँ बाप को इस गेम के बारे में पता नहीं था। तो प्रीतम बताता है ये गेम एक साइको रशियन डेवलपर ने सबसे पहले बनाया था। वो मानता था बच्चों को सुसाइड करके मर जाना चाहिए। ये गेम शुरू होता है छोटे छोटे टास्क से, फिर बड़े बड़े टास्क शुरू होते हैं, जैसे पालतू जानवर को मारकर फ्रिज में रखना, पड़ोसी के कपड़े चुराकर जला देना या पोस्ट बॉक्स में आग लगा देना। और इसी तरह गेम का अंत होता है सुसाइड से। ये बातें सुनकर पेड्रो को अपने बेटे की याद आ जाती है। उसके बेटे ने भी इसी तरह कुएं में छलांग लगाकर सुसाइड किया था। मंत्री पूछता है बुरा जानकर भी बच्चे ऐसे गेम क्यों खेलते हैं? प्रीतम बताता है ये ऐप इंस्टॉल करते वक्त हर तरह की परमिशन ले लेता है। नतीजा, जब कोई लैपटॉप या मोबाइल ऑन रखकर ड्रेस चेंज करता है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ अंतरंग पल शेयर करता है, तब इस ऐप के कैमरे में परमिशन की वजह से वो सब सीक्रेटली रिकॉर्ड हो जाता है। बाद में उन्हीं से इन्हें ब्लैकमेल करके सुसाइड करने पर मजबूर किया जाता है। उन्हें शक होता है विनी भी शायद इसी तरह की साइबर बुलिंग का शिकार हुआ है। तो खैर, ऐप की वजह से विनी के लैपटॉप का एक्सेस मार्टिन के पास था। तो प्रीतम लैपटॉप ऑन करते ही विनी के कैमरे में मार्टिन सब देख लेता है। मार्टिन प्रीतम को देखते ही चौंक उठता है। उसका कोई पुराना जख्म ताजा उठता है। वो अभी कुछ न करके चुपचाप उनकी कहानी देखता रहता है। प्रीतम विनी के लैपटॉप से गेम के टास्क में रिकॉर्ड हुई वीडियोस दिखाता है, जैसे रात के वक्त खाना चुगाकर रसोइये को डराना, माँ के मोबाइल से गेम डिलीट कर देना। इन्हीं छोटी मोटी शरारतों से गेम के टास्क शुरू हुए थे। प्रीतम अचानक कुछ नोटिस करके कहता है हैकर शायद उन्हें देख पा रहा है। अब मार्टिन चुप न रहकर जवाब देता है बिल्कुल सही पहचाना, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। इस अनएक्सपेक्टेड आवाज को सुनकर घबराहट में प्रीतम लैपटॉप बंद कर देता है। तभी दोबारा श्रद्धा के मोबाइल पर मार्टिन कॉल करता है। श्रद्धा फोन रिसीव करके लाउडस्पीकर पर डालती है तो मार्टिन कहता है लैपटॉप ऑफ करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अब भी सब देख पा रहा है। मार्टिन घर के अंदर कहाँ कौन सी चीज रखी है सब एक एक करके बताना शुरू करता है। कोई ढूंढने लगता है कहीं कोई सीक्रेट कैमरा लगा है क्या। फिर मार्टिन डराता भी है कोई खिड़की के पास ना जाए, गोली मार दी जाएगी। मार्टिन जो भी कहता सब डर के मारे वही करते, जैसे कोई भूत उनसे बात कर रहा हो। मार्टिन मोबाइल प्रीतम को देने को कहता है। प्रीतम उस वक्त मार्टिन की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। मार्टिन ने भी बात भांप ली थी तो वो प्रीतम से कहता है
उसके फोन कॉल की लोकेशन ट्रैक करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो वीपीएन इस्तेमाल कर रहा है। प्रीतम समझने की कोशिश करता है कि मार्टिन कैमरे के एक्सेस के बगैर सब कुछ कैसे देख पा रहा है। तो सेंटर पॉइंट पर जाकर मार्टिन से पूछता है, बता अब मैं कहाँ हूं? मार्टिन को काफी मजा आ रहा था, क्योंकि प्रीतम उसका टेस्ट ले रहा था। मार्टिन सही जवाब भी दे देता है। प्रीतम लिविंग रूम के सोफे के पास खड़ा है। अब प्रीतम सोफे पर बैठकर पूछता है, वो कहाँ है? अब की बार मार्टिन सही नहीं बता पाता। प्रीतम पूछता है, फोन उसके दाएं या बाएं तरफ पकड़ा है? मार्टिन इस बार भी नहीं बता पाता। अब प्रीतम मोबाइल पेड्रो के हाथ में उछालकर पोजीशन पूछता है, तो मार्टिन कह देता है, प्रीतम मंत्री के ऑनरी सर्टिफिकेट्स के सामने खड़ा है। मगर असल में वहां तो प्रीतम खड़ा नहीं है, बल्कि पेड्रो खड़ा है। और इसी से प्रीतम समझ जाता है मार्टिन उनमें से किसी को भी देख नहीं पा रहा। यहाँ जो हो रहा था, मार्टिन ने टिकटिकी गेम के जरिए घर की सारी दीवारों की फोटो कलेक्ट कर ली थी। उसने हर फोटो के साथ वाईफाई सिग्नल मैप कर दिया था और इसी तरह वो वाईफाई स्ट्रेंथ के जरिए सबकी पोजीशन डिटेक्ट कर रहा था। मार्टिन की इस भूतगिरी का राज खुलने के बाद प्रीतम उसे ताना मारकर कहता है, दुनिया में सिर्फ तू ही अकेला जीनियस नहीं है। मार्टिन ताली बजाकर प्रीतम को अप्रिशिएट करता है और इसके बाद ही वो प्रीतम को उसके असली नाम कबीर सहानी से पुकारता है। मार्टिन के मुंह से नाम सुनकर प्रीतम के चेहरे की सख्ती जम जाती है। कहे तो वो बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है। वो एक पल भी वहां न रुककर घर की तरफ भागता है और सामान समेटना शुरू कर देता है। वो दादू से भी कहता है वो ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। इसी वक्त उसकी बैल्कनी में ढेला फेंकने की आवाज होती है, तो बाहर आकर देखता है कोई एक पेनड्राइव छोड़ गया है। वो पेनड्राइव इनपुट देते ही एक वॉइस ओवर सुनता है। मार्टिन कहता है वो कबीर साहनी यानी प्रीतम को 3 साल से ढूंढ रहा है। कबीर ने अपना नाम, पता, शहर सब बदल डाला था, इसीलिए वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। मगर आज किस्मत से उसे प्रीतम मिल गया। मार्टिन डिस्प्ले पर एक लाइट हाउस की फुटेज दिखाकर कुछ याद दिलाता है, फिर उसे एक हॉस्पिटल जाने को कहता है। प्रीतम फौरन ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल में घुसते ही उसके पास एक रूम नंबर का मैसेज आता है। प्रीतम उस कमरे में चला जाता है। मार्टिन उस वक्त हॉस्पिटल में ही बैठा था, प्रीतम को सीधे देखने के लिए, मगर प्रीतम उसे ना पहचानने की वजह से समझ नहीं पाता। प्रीतम कमरे में घुसकर एक महिला पेशेंट को देखता है। कहीं तो वो जिंदा लाश बनी पड़ी है। प्रीतम पेशेंट का नाम देखते ही रोने लगता है। वो पेशेंट के पैर पकड़कर माफी मांगता है। ये नजारा देखकर मार्टिन को थोड़ी बहुत मानसिक शांति मिलती है। इधर पेड्रो घर लौटकर बेटे का लैपटॉप ऑन करके देखता है। उसके बेटे ने भी ब्लू वेल गेम इंस्टॉल कर रखा था। अब उसे समझते देर नहीं लगती, उसका बेटा भी इसी गेम का शिकार था। ऑफिस लौटकर वो प्रीतम के कबीर साहनी नाम के बारे में भी पता करता है, मगर खास कुछ पता नहीं चलता। सिर्फ इतना पता चलता है कि इस नाम का कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। पेड्रो प्रीतम को फोन करके ना पाकर उसकी लोकेशन ट्रेस करके हॉस्पिटल आ जाता है। प्रीतम को पाकर वो जानना चाहता है उसकी असली पहचान क्या है। तब प्रीतम कबूल करता है वो एक कातिल है, उसने एक शख्स को मारा था। प्रीतम उस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। उनके प्रोफेसर फोनसेका की एक क्लास थी। प्रोफेसर फोनसेका बेहद स्ट्रिक्ट थे। क्लास में आने में लेट हो जाए तो वो किसी को अंदर नहीं आने देते थे। प्रीतम अक्सर क्लास में लेट पहुंचता था। उस दिन भी वो काफी लेट कर देता है। प्रोफेसर फोनसेका क्लास में घुसने नहीं देंगे, ये जताने पर प्रीतम बहाना बनाता है। वो हॉस्पिटल गया था। प्रोफेसर पूछते हैं हॉस्पिटल कितनी दूर है? प्रीतम कहता है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। तब प्रोफेसर कैलकुलेशन करके देखते हैं आना जाना 2 किलोमीटर हो तो प्रीतम अगर पैदल आया गया तो उसे 2448 स्टेप चलना पड़ेगा। तो प्रोफेसर अब प्रीतम का मोबाइल मांगकर हेल्थ ऐप चेक करके देखते हैं। प्रीतम ने महज 207 स्टेप चलाए, यानी वो हॉस्टल से बस क्लासरूम तक ही आया है। झूठ पकड़ा जाने पर प्रोफेसर फोनसेका उसे बेइज्जत करके क्लास से बाहर निकल जाने को कहते हैं। प्रीतम भी गुस्से में फोनसेका को मिडिल फिंगर दिखाकर निकल जाता है। इसके बाद से प्रीतम का एक ही मकसद बन जाता है, जैसे भी हो फोनसेका को बेइज्जती का शिकार बनना पड़ेगा। वो बहुत कोशिश के बाद फोनसेका का इनबॉक्स हैक कर लेता है और वहां उसे प्रोफेसर की कुछ परकिया रिश्ते की अंतरंग फोटो मिल जाती हैं। प्रीतम एक फेक मेल अकाउंट खोलकर वो फोटो फोनसेका की बीवी समेत सब कॉलेज के सबको सेंड कर देता है। अगले दिन फोनसेका कॉलेज पहुंचते हैं तो चौकीदार से लेकर सब उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। फोनसेका वजह न समझ पाकर हैरानी से क्लासरूम में घुसते ही सन रह जाते हैं। उनकी अंतरंग फोटो व्हाइट बोर्ड पर डिस्प्ले करके रखी गई थी और पूरी क्लास उन पर हंस रही थी। फोनसेका अब शर्म से सर झुकाकर घर लौट आते हैं। घर लौटकर देखते हैं उनकी बीवी घिन से मुंह दूसरी तरफ घुमाए बैठी है। शर्म और अपमान से फोनसेका की जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, तो वो लाइट हाउस से छलांग लगाकर सुसाइड कर लेते हैं। प्रीतम इस घटना के बाद नाम, आइडेंटिटी, शहर सब बदल डालता है, मगर इस ट्रॉमा से उबर नहीं पाता। पेड्रो उसे मोटिवेट करके समझाता है उस वक्त उसकी उम्र कम थी, इसलिए बिना समझे गलती कर बैठा। इसलिए पेड्रो उसे अपसेट होने से मना करता है। फिर जानना चाहता है फोनसेका की फैमिली में कोई है जो प्रीतम से बदला लेना चाहे। प्रीतम बताता है उसने हॉस्पिटल में जिस महिला को देखा वही फोनसेका की बीवी है। उसकी फैमिली में वो और किसी को नहीं जानता।
प्रीतम अब फोंसेका की फैमिली डिटेल सर्च करके पता लगाता है उनका मार्टिन नाम का एक बेटा था जो यूएसए में रहता था। अब वो क्लियर हो जाते हैं मार्टिन ही प्रीतम के पीछे पड़ा है। इधर मार्टिन श्रद्धा केएक्स को 10 लाख रुपए वापस करके कहता है, बच्चे के किडनैप के लिए आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे, वो 10 लाख आपको वापस कर रहा हूं। बच्चे को मैं फिलहाल छोड़ नहीं रहा। इतना कहकर वो उस लड़के से सारा राब्ता खत्म कर देता है। इसके बाद मार्टिन मंत्री के घर फोन करके बताता है विन्नी उसके पास है। मंत्री जानना चाहता है मैं कैसे यकीन करूं कि विन्नी तुम्हारे ही पास है। तब मार्टिन श्रद्धा के मोबाइल पर विन्नी की एक फोटो भेजता है। फोटो देखकर इनका कलेजा फटने जैसा हो जाता है, क्योंकि फोटो में विनी की मिडिल फिंगर कटी हुई है। मतलब उस कमीने ने विनी की बीच वाली उंगली काट दी है। मार्टिन 5 करोड़ रुपए फिरौती लेकर प्रीतम के हाथों भेजने को कहता है। बात इधर उधर की तो वो विनी की एक और उंगली काटने की धमकी देता है, तो फौरन पैसों का बैग तैयार किया जाता है। प्रीतम एक तरकीब लगाकर पीए का मोबाइल तोड़कर उसका मदरबोर्ड एक नोटों की गड्डी के अंदर डाल देता है ताकि बैग को ट्रेस किया जा सके। पेड्रो एक और मोबाइल बैग के अंदर डाल देता है ताकि मार्टिन समझे ये मोबाइल निगरानी के लिए रखा गया है, तो वो ये मोबाइल निकाल लेगा और चूंकि एक मोबाइल मिल जाएगा तो अंदर वाला नहीं ढूंढेगा। प्रीतम निकल ही रहा था कि रसोइया दौड़कर आता है और कहता है पानी के टैप से नूडल्स निकल रहे हैं, इस घर में जरूर कोई भूत है। मंत्री का वैसे ही मिजाज खराब था। रसोइये की बकबक पर वो उसे डांट कर भगा देता है। इधर प्रीतम पैसे लेकर एक ब्रिज पर मार्टिन से मिलता है। मार्टिन के आमने सामने होते ही मार्टिन उसे मारपीट शुरू कर देता है, क्योंकि प्रीतम की वजह से ही उसकी फैमिली, करियर सब खत्म हो गया। प्रीतम मार्टिन से माफी मांगता है मगर वो माफ नहीं करता। मार्टिन प्रीतम को कल सुबह 10:30 बजे लाइट हाउस से, यानी जहां से मार्टिन का बाप छलांग लगाकर सुसाइड कर चुका था, वहीं से छलांग लगाकर सुसाइड करने को कहता है, वरना विनी को मार देने की धमकी देता है। मार्टिन अपनी घड़ी उतारकर प्रीतम के हाथ में पहनाकर टाइमर सेट कर देता है। प्रीतम के पास फैसला लेने के लिए 8 घंटे बाकी हैं। मार्टिन बैग लेकर जाते वक्त बैग के अंदर मोबाइल पाकर उसे निकाल लेता है। फिर प्रीतम को एक जोरदार लात मारकर सेंसलेस कर देता है। वो प्रीतम की जेब से उसका मोबाइल निकालकर पेड्रो को मैसेज करता है, मुझे विनी मिल गया है, उसे लेकर वापस आ रहा हूँ। सब उम्मीद में दिल थामे बैठे हैं कि विनी वापस आ रहा है। वो मोबाइल ट्रैक करके देखते हैं, सचमुच मंत्री के घर की तरफ कोई आ रहा है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आकर रुकती है तो सब दौड़ पड़ते हैं, मगर गाड़ी में विनी नहीं है, बल्कि खून से सना दूसरा मोबाइल पड़ा है। इधर प्रीतम होश में आकर मंत्री के घर दौड़ा आता है। वो नोटों की गड्डी में रखे पीए के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करके देखता है, वो एक होटल की लोकेशन दिखा रहा है। मार्टिन दरअसल वही है। पुलिस फौरन फोर्स लेकर वहां पहुंच जाती है, मगर इस होटल में कम से कम 200 कमरे हैं। इनमें किस कमरे में मार्टिन है ये ढूंढना मुश्किल है। प्रीतम एक तरकीब बताता है। वो हर फ्लोर पर एक एक कांस्टेबल भेजने को कहता है और उन्हें हर कमरे के सामने जाकर जोर से चिल्लाने या गाना गाने को कहता है। प्रीतम ने पीए के मोबाइल पर ऑटो आंसर ऑन कर रखा था, तो अब वो उस मोबाइल पर फोन करेगा तो वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। तो कमरे के बाहर से कोई चिल्लाएगा भी तो वो आवाज प्रीतम को सुनाई देगी और वो समझ जाएगा कि मार्टिन किस कमरे में है। तो प्रीतम के कहे मुताबिक कांस्टेबल्स वहीं शुरू करते हैं। आखिरकार कांस्टेबल जयंत एक कमरे के सामने से गुजरते वक्त प्रीतम डिटेक्ट कर लेता है इसी कमरे में मार्टिन है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर देखते हैं, मार्टिन तब तक भाग चुका है। मार्टिन पीए के मोबाइल का मदरबोर्ड भी पा चुका है। उस पे लिखा था प्रीतम का वक्त खत्म होने में सिर्फ 4 घंटे बाकी। मार्टिन भागने से पहले किसी की गाड़ी चुराकर ले जाता है। वो आदमी प्रीतम के पास शिकायत करता है तो प्रीतम पूछता है आदमी की गाड़ी में टोल देने पर मैसेज आता है क्या और ऑटोमेटिक टोल देने का सिस्टम है क्या। ये सिस्टम है सुनकर प्रीतम सबको रिलैक्स रहने को कहता है। मार्टिन हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरेगा तो उन्हें यूं ही सिग्नल मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद ऐसा ही होता है। लोकेशन जानकर वो मार्टिन को पकड़ने निकल पड़ते हैं, मगर मार्टिन बात भांप कर गाड़ी छोड़कर बस से भाग जाता है। पेड्रो और प्रीतम आकर देखते हैं सिर्फ गाड़ी पड़ी है। गाड़ी पर लिखा है बस 2 घंटे का वक्त बाकी। प्रीतम मार्टिन का मोबाइल नंबर ट्रैक करने की कोशिश करता है। जिस वक्त मार्टिन ने टोल दिया था उस वक्त पास के टावर में 3 सिम कार्ड कनेक्टेड थे। इनमें से एक संदेहजनक था, यही मार्टिन का सिम कार्ड है। प्रीतम मौजूदा लोकेशन ट्रैक करने जाता है तो देखता है मार्टिन के आसपास और भी बहुत सारे मोबाइल हैं। इससे प्रीतम समझ जाता है मार्टिन अब बस या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है। वो बस का पीछा करके उसे पकड़ भी लेते हैं, मगर इस बार भी मार्टिन उन्हें धोखा देकर भाग निकला है। बस से उतरने से पहले मार्टिन मोबाइल एक बुढ़िया के बैग में डाल गया है। प्रीतम मोबाइल हाथ में लेते ही मैसेज आता है बस 1 घंटा बाकी। इसके अलावा मोबाइल में विनी की फोटो भी थी जिसमें विनी की 2 उंगलियां कटी हुई हैं। इस घटना के बाद पेड्रो को शक होता है शायद मार्टिन की दी हुई घड़ी में स्पीकर है जिसके जरिए मार्टिन सारी बातें सुन ले रहा है। पेड्रो प्रीतम की घड़ी खुलवाकर उसे साइड में ले जाकर ये बात बताता है। अब वो एक प्लान बनाते हैं। प्रीतम दिखावा करेगा कि वो लाइट हाउस पर सुसाइड करने जा रहा है। इससे अपनी आंखों से नजारा देखने के लिए मार्टिन भी वहां पहुंच जाएगा और इसी मौके पर पेड्रो उसे गिरफ्तार कर लेगा।
तो प्रीतम लाइट हाउस पहुंच जाता है। पेड्रो बाहर से नजर रखता रहता है। इसी वक्त पेड्रो को एक बहुत जरूरी बात याद आती है। जब उसने पहली बार विनी से मुलाकात की थी तब उसके हाथ पर आग से जलने का दाग था, मगर बुढ़िया के पास मिले मार्टिन के मोबाइल में विनी की जो फोटो थी उसमें उसके हाथ पर जलने का दाग नहीं था। पेड्रो श्योर होने के लिए प्रीतम को फोटो चेक करने को कहता है। प्रीतम फोटो अच्छी तरह चेक करके समझ जाता है ये एआई जनरेटेड फोटो है। मार्टिन ने एआई से फोटो बनाई है, यानी विनी उसके पास भी नहीं है। प्रीतम अंदाजा लगाता है मार्टिन ने ब्लू व्हेल गेम के जरिए विनी को ऐसा टास्क दिया है जिसमें वो अपने ही घर में ऐसी जगह छुपा है कि कोई ढूंढ नहीं पा रहा। चूंकि विनी को सीसीटीवी फुटेज में घर से बाहर निकलते नहीं देखा गया, मतलब वो घर में ही कहीं है। वो विनी के गेम के टास्क को एनालाइज करके देखते हैं। विनी ने घर से ऐसे सारे इक्विपमेंट हटाए हैं जैसे ऑक्सीजन, खाना, पोर्टेबल टॉयलेट, जो सरवाइव करने के काम आते हैं। इसके अलावा रसोइया कह रहा था पानी के टैप से नूडल्स निकल रहे हैं, तो वो लगभग श्योर हो जाते हैं विनी घर की पानी की टंकी में ही छुपा है। फोन पर बात करते करते प्रीतम लाइट हाउस पर चढ़कर देखता है वहां पहले से ही मार्टिन बैठा है। वो प्रीतम को छलांग लगाने को कहता है तो प्रीतम छलांग नहीं लगाना चाहता। इसके अलावा वो ये भी कहता है विनी पानी की टंकी में छुपा है। अब मार्टिन काफी हक्का बक्का रह जाता है और प्रीतम को जबरदस्ती नीचे धकेलने की कोशिश करता है। इससे दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। इधर पेड्रो कांस्टेबल दत्तात्रेय को फोन करके पानी की टंकी चेक करने को कहता है। वो टंकी चेक करता है तो सचमुच अंदर विनी को पा लेता है। विनी अंदर बैठा काफी मजे ले रहा था। खैर, इधर प्रीतम और मार्टिन को मारपीट करते देख पेड्रो भी लाइट हाउस दौड़ पड़ता है और मार्टिन को गन पॉइंट पर ले लेता है। मगर प्रीतम मार्टिन को बचाने की चाह में कहता है ये लड़का मार्टिन नहीं है, ये कोई और है। पेड्रो समझ जाता है प्रीतम झूठ बोल रहा है, यही लड़का मार्टिन है। मगर प्रीतम जब उसे सेव करना चाह रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह है, तो पेड्रो भी उसे चले जाने का मौका दे देता है। मार्टिन भी प्रीतम के इस काम से काफी हैरान होता है। लौटते वक्त पेड्रो प्रीतम से पूछता है उसने मार्टिन को जाने क्यों दिया। प्रीतम बताता है 3 साल पहले मार्टिन भी अच्छा लड़का था, आज उसके क्रिमिनल बनने के पीछे सिर्फ प्रीतम ही जिम्मेदार है, इसलिए उसने मार्टिन को अच्छा बनने का एक मौका दिया है। तो जाते वक्त वो एक जगह रुकते हैं। यादगार के तौर पर प्रीतम पेड्रो को एक गाना गाने को कहता है। पेड्रो गाना गाता है तो प्रीतम उसे रिकॉर्ड कर लेता है और पेड्रो को बिना बताए वो रिकॉर्डिंग पेड्रो की बीवी के पास भेज देता है ताकि दोनों की नाराजगी दूर हो जाए। इसके बाद वो खुशी खुशी मंत्री के घर लौट आते हैं। वो सोच रहे थे बेटे को ढूंढ देने की खुशी में मंत्री पेड्रो को दोबारा क्राइम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देगा, मगर आकर देखते हैं कांस्टेबल दत्तात्रेय अकेले ही सारा क्रेडिट ले चुका है। उसकी सब जय जयकार कर रहे हैं। सब मान बैठे हैं कि दत्तात्रेय ने ही विनी को ढूंढ निकाला है। प्रीतम और पेड्रो अपसेट होकर बाहर आ जाते हैं। इसी वक्त उनके पास श्रद्धा का फोन आता है। उसके एक्स ने फोन किया था। वो उनकी अंतरंग फोटो टीवी पर पब्लिश कर देने की धमकी दे रहा है। इस मुसीबत से उभरने के लिए प्रीतम एक प्लान लगाता है। वो पेड्रो के न्यूज एंकर दोस्त अना से एक न्यूज करवाता है। उस न्यूज में दिखाया जाता है श्रद्धा वीरेंद्र सहवाग के साथ मालदीव में अंतरंग वक्त बिता रही है। हालांकि फोटो असली फोटो से एडिट करके सहवाग का चेहरा बिठाया गया था। न्यूज में सहवाग का इंटरव्यू लेकर साबित किया जाता है ये फेक है। इसके बाद फिर एक और फोटो दिखाई जाती है जिसमें सहवाग की जगह श्रद्धा के साथ संजय दत्त को दिखाया जाता है। इस बार भी साबित कर दिया जाता है ये फेक फोटो है। फिर असली फोटो को भी दिखाया जाता है। चूंकि पहले की दोनों एडिट फोटो थीं, तो इस बार असली फोटो को भी लोग एडिट ही मान लेते हैं और इसी तरह उस बदतमीज का प्लान चौपट कर दिया जाता है। इसके बाद पेड्रो उसे गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर देता है। पेड्रो घर के पास पहुंचते ही बीवी स्टेसी उसे फोन करती है। प्रीतम उसे फोन उठाने को कहता है। दोनों बात करते हैं तो नाराजगी दूर हो जाती है। प्रीतम ने पेड्रो से जो गाना गवाया था, ये गाना प्रीतम की दादी गाती थी, तो स्टेसी भी फोन पर गाना रिकॉर्ड करके पेड्रो के पास भेजती है। स्टेसी की गाने की आवाज बिल्कुल प्रीतम की दादी जैसी ही है, तो वो रिकॉर्ड किया गाना दादू को जाके सुनाता है, तो दादू दोनों की आवाज का फर्क ही नहीं कर पाते। आखिरकार दादू के चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है। इधर मार्टिन बाप के समाधि पर फूल चढ़ाने जाता है। उसका मन काफी हल्का लग रहा है। वो श्रद्धा को फोन करके माफी मांगता है और बताता है वो उनके पैसे वापस कर रहा है। थोड़ी देर में एक गाड़ी में पैसे पहुंच जाएंगे। वो ये बात प्रीतम को भी बता देने को कहता है। तो आखिरकार सब सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं। बस पेड्रो और प्रीतम प्लान करते रहते हैं कैसे पेड्रो को साइबर सेल से क्राइम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाए, और इसी तरह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, कौतूहल के चलते बच्चे ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जो अभिभावकों की नजर से छुपा रहता है। बड़ों की गाइडलाइन से बाहर जाकर छुपकर किया गया कोई काम बच्चों को मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा नजरों के सामने रखिए। उन्हें उनकी वाजिब आजादी देते हुए नीति नैतिकता की सीख दीजिए, तभी वो एक खूबसूरत जिंदगी लेकर बड़ा हो पाएगा। आज इतना ही। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुक्रिया।